नमस्कार। महाप्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल आपका स्वागत करता हूं। प्रवक्ता इतिहास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड पार्ट थर्ड। बीए बीएड थर्ड की क्लास। इसमें भी अपना जो टॉपिक चल रहा था बाबर। यह बाबर जो अपना आज की क्लास है वह चौथी क्लास है, इसकी 4। क्लियर? 4 या 5 होगी। हमारा टॉपिक बाबर। बाबर के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लासों में बाबर के जो जन्म है, उनकी जो प्रारंभिक घटनाएं हैं, अपने देश में जो घटनाएं घटी थी उनके साथ, उसने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया, किसने उसको इन्वाइट किया, पानीपत का युद्ध लड़ा, भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ और उसके बाद खानवा का युद्ध विजय होने के पश्चात बाबर ने क्या किया और खानवा युद्ध के जो परिणाम हैं उनके बारे में बात की थी। आज बात करेंगे पराजय के कारण। क्लियर? यानी खानवा युद्ध के बाद पराजय क्यों हुई, उसके कारण। बाबर की विजय हुई पर राणा सांगा की पराजय हुई, उसके कारण। पानीपत के युद्ध के समान ही बाबर को खानवा के युद्ध में भी विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध में राजपूतों की पराजय के अनेक कारण थे, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। पहला, यानी खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई और राणा सांगा की पराजय हुई। उसके महत्वपूर्ण कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, बाबर अत्यंत योग्य सैन्य संचालक था। उसने अत्यंत कुशलतापूर्वक अपनी सेना का संचालन किया, वह व्यूह रचना की, जैसा कि उसने पानीपत के युद्ध में भी किया था। वह कुशल सैन्य संचालक था और उसने अपनी सेना की व्यूह रचना भी ऐसी की कि सामने वाले शत्रु का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, हानि हो। और वही व्यूह रचना और उसकी युद्ध कौशलता ने उसको खानवा के युद्ध में भी विजय दिलाई। दूसरा, तोपखाना बाबर की विजय का दूसरा बड़ा कारण था। यानी पहला तो उसकी व्यूह रचना थी, तो दूसरा उसका तोपखाना था। क्लियर? तोपखाने से भारतीय तोपों से लड़ने के आदी नहीं थे। बारूद के प्रयोग के समक्ष राजपूत अपने पराक्रम से कुछ न कर सके, इसलिए कहा गया कि तीर गोलियों का जवाब नहीं दे सकते थे। क्लियर? यानी राजपूतों ने तोपों का प्रयोग नहीं किया था, अतः बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। तो राजपूतों को अपना जो व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शित करना था वह नहीं कर पाए, क्योंकि तोपों ने आग उगलना शुरू किया और सेनाएं बिखर गई। इसीलिए कहा जाता है कि तीर कहाँ गोलियों के सामने टिक पाते। यानी तीर चलते जब तक तो बारूद गोलियों ने अपना काम कर दिया था। दूसरी, बाबर के विजय के प्रमुख कारण थे, वहीं राजपूतों की पराजय के कारण भी थे। तीसरा, बाबर की सेना छोटी थी किंतु व्यवस्थित थी। किंतु राजपूत सेना में अनुशासन का अभाव था, क्योंकि उनके सैनिकों की भक्ति अपने अपने राजाओं के प्रति थी, न कि मेवाड़ के राज्य के प्रति। यानी एक तरफ मेवाड़ में अलग अलग जो रियासतें थी उनको इकट्ठा कर लिया था, उन पर अधिकार कर लिया था राणा सांगा ने, और राणा सांगा ने सबको मिलाकर खानवा के युद्ध में गए थे। सैनिक अलग अलग थे, अलग अलग राज्य से आए थे, उनमें अलग अलग अनुशासन था। उनमें जो राष्ट्रभक्ति थी या देशभक्ति थी अपने शासक के प्रति ही थी, न कि मेवाड़ के प्रति। वो किसकी ओर से लड़ रहे थे? अपने राजाओं की ओर से लड़ रहे थे। अलग अलग राव राजा थे, वो उनकी ओर से लड़ रहे थे। मालदेव भी लड़ रहा था, जो मारवाड़ का था। मेवाड़ का राणा सांगा की ओर से लड़ रहा था, पर जो मारवाड़ की जो सेना थी, मालदेव की सेना थी, वह राणा सांगा के प्रति राजभक्त नहीं थी, वह मालदेव के प्रति राजभक्त थी। तो इस प्रकार न तो एक सेना में अनुशासन था, न ही सेना एक जैसी युद्ध पद्धति
से युद्ध लड़ रही थी, अतः उनमें अनुशासन का अभाव था, स्वामी भक्ति का भी अभाव था जो अपने अपने राजाओं के प्रति थी उनमें, न कि मेवाड़ के प्रति, राणा सांगा के प्रति। वहीं बाबर की सेना पूर्ण रूप से व्यवस्थित थी, छोटी थी, और वो सारी की सारी सेना बाबर के प्रति स्वामी भक्त थी, और उन्हीं स्वामी भक्ति के कारण वह दुगने उत्साह के साथ युद्ध कर रही थी। अगला कारण है चौथा, राजपूत सेना में पैदलों की संख्या अधिक थी, यानी राजपूतों में पैदल सैनिक सबसे ज़्यादा थे, जो मुगलों की घुड़सवार सेना के समान चपल नहीं थी। यानी मुगलों, बाबर के पास पहले ही बताया जा चुका है कि घुड़सवार सेना थी, वो अत्यंत तीव्र गति से आक्रमण करती थी, चपल थी, भाग जाती थी, अंदर घुस जाती थी। वहीं राजपूतों में सैनिक संख्या थी वो पैदल ज़्यादा थी, और वह नहीं उन घुड़सवार सेना के समान चपल थी। अगला रीज़न बताया गया है, राणा सांगा द्वारा बयाना के दुर्ग पर अधिकार करने के पश्चात तुरंत बाबर पर आक्रमण न करना उसकी भारी भूल थी, जिससे बाबर को युद्ध की तैयारी करने का अवसर मिल गया। क्लियर? यानी राणा सांगा ने जो प्रारंभिक एक युद्ध हुआ था बयाना के दुर्ग को लेकर, राजपूत सैनिकों ने मुगल सैनिकों को परास्त कर दिया था। वह सैनिक भागकर बाबर के पास गए और उन्होंने सांगा की वीरता का बड़ा गुणगान किया। उसी समय अगर राणा सांगा आक्रमण बाबर पर कर देता तो मुगलों को भारत से लौटना पड़ता, किंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। इससे बाबर को अपनी व्यूह रचना, वापस सैन्य संचालन की तैयारियों का उपयुक्त अवसर मिल गया, जो पराजय का कारण बना। छठा, राजपूतों की पराजय का एक अन्य कारण राणा सांगा का युद्ध के प्रारंभ में ही घायल हो जाना था। यानी जिसके नेतृत्व में राजपूताना के शासक युद्ध लड़ रहे थे, वो युद्ध के प्रारंभ में ही घायल हो गया। तो युद्ध का संचालन कौन करेगा जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था? राणा सांगा अत्यंत कुशल योद्धा था, जिसका युद्ध क्षेत्र में रहना ही राजपूतों को मनोबल बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। उसके युद्ध क्षेत्र से हटते ही राजपूतों का मनोबल टूट गया। यानी राणा सांगा ने जब जब लड़ाइयाँ लड़ी, विजय प्राप्त की, किंतु वह प्रारंभ में ही खानवा के युद्ध में घायल हो गया, अतः सेना का मनोबल गिर गया। इससे भी खानवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय हुई। अगला है, राजपूतों की हार का एक प्रमुख कारण रायसेन के सलहदी तंवर द्वारा बाबर की ओर मिल जाना। यानी जो राजपूताना के जो शासक थे, जो लड़ रहे थे सांगा के नेतृत्व में, अब जब पता लगा राणा सांगा घायल हो गया, तो उसी समय रायसेन के जो राजा थे सलहदी तंवर, वो उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया। अब सेना आक्रमण किस पे करे? अपने ही विरोधियों के साथ मिल गए, तो सेना में बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई। तो ये भी एक प्रमुख कारण पराजय का माना जाता है कि रायसेन ने के राजा सलहदी तंवर ने युद्ध के समय अपना पाड़ा बदल लिया था। यानी वह किसकी ओर मिल गए थे? बाबर की ओर मिल गए थे। ये भी राजपूतों की पराजय का एक प्रमुख कारण रहा। उपयुक्त कारण ही स्पष्ट करते हैं कि राजपूतों की पराजय व बाबर की विजय हुई है। परिणाम, खानवा के युद्ध के परिणाम पानीपत के युद्ध के परिणामों से कम प्रभावशाली नहीं रहे। इस युद्ध के अत्यंत गंभीर परिणाम हुए, क्योंकि उससे उत्तर भारत पर से राजपूतों का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य या मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। यानी इस खानवा के युद्ध से उत्तर भारत से राजपूतों का प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो गया और मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। जैसे इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद दिल्ली और आगरा की सत्ता पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और जो अन्य मुस्लिम शासक थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए और एक मुगल वंश ने उनकी जगह ले ली। ठीक उसी प्रकार खानवा के युद्ध में भी राजपूतों का उत्तर भारत से प्रभाव समाप्त हो गया और मुगल आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी कह सकते हैं उसके बाद भी युद्ध हुए थे, पर वह इतने पावरफुल नहीं थे। युद्ध हुए थे, उसके बाद भी हुमायूं ने लड़े थे, किंतु इस समय राजपूतों का प्रभाव एक तरह से समाप्त हो गया और कोई भी राजपूताना का शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह संपूर्ण राजपूताना को वापस खड़ा करे और मुगलों से युद्ध करे। यानी एक तरह से उत्तर भारत की राजनीति से राजपूतों का इस समय सफाया हो गया। अब मुगल सत्ता को वास्तविक चुनौती देने वाली उत्तर भारत में कोई शक्ति नहीं रही।
इस युद्ध ने राजपूतों की शक्ति को सदैव के लिए कुचल दिया और राजपूतों का नक्षत्र राजनीति क्षितिज से अस्त हो गया। यानी अब राजपूतों का जो नक्षत्र थे, तारे थे, वह अब क्षितिज में आ गए थे। ऐसा मानना उचित नहीं है क्योंकि बाबर पुनः राजस्थान पर आक्रमण करने का साहस न कर सका। इस युद्ध के पश्चात मुगलों के भारत में पांव जम गए और बाबर की शक्ति का केंद्र अब काबुल ने होकर भारत हो गया निश्चित था। यानी पहले जहाँ शक्ति का केंद्र काबुल था, अब वह भारत हो गया उसके शक्ति का केंद्र। मजूमदार ने खानवा के युद्ध में के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि खानवा के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने हिंदुओं के संघ को कुचल दिया तथा बाबर व मुगल वंश का दिल्ली पर शासन सुरक्षित कर दिया, जो आगामी 3 शताब्दियों तक चलता रहा। यानी 300 सालों तक यह मुगल वंश चलता रहा एक खानवा के युद्ध के होने के बाद। इसके बाद उत्तर भारत में कोई शक्ति नहीं रही जो मुगलों को चुनौती दे सके इतनी बड़ी, और 3 शताब्दियों तक उन्होंने शासन किया, यानी 300 सालों तक। क्लियर? बाबर ने इसके बाद खानवा युद्ध जीत लिया। इसके बाद नेक्स्ट युद्ध उसने लड़ा चंदेरी की विजय। बाबर के 2 युद्ध पड़ चुके थे, पहला पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी। 1526, 1527, 1528। क्लियर? ये तीसरा युद्ध है बाबर द्वारा लड़ा गया। खानवा के युद्ध की विजय के पश्चात बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया। चंदेरी का राज्य मालवा व बुंदेलखंड की सीमा पर था। उसका अत्यधिक सामरिक महत्व था। चंदेरी का शासक उस समय मेदिनी राय था। मेदिनी राय। खानवा में सांगाली और यहाँ पर इब्राहिम है। मेदिनी राय था। मेदिनी राय ने बाबर के विरुद्ध युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, अतः मेदिनी राय को परास्त करना बाबर के लिए आवश्यक था। यानी खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने भी सांगा के साथ युद्ध लड़ा था और वह चला गया था, किंतु बाबर ने इसको भी परास्त करने का विचार किया। इसके अतिरिक्त चंदेरी पर अधिकार हो जाता तो गंगा यमुना का दोआब तथा राजपूताना पर निगाह रखी जा सकती थी। यानी गंगा यमुना का जो मैदान है और राजपूताना पर जो नज़र रखनी है, दो उसके उद्देश्य सफल हो जाते हैं। अतः उसने अगला आक्रमण कहाँ किया? चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर, और उस पर अधिकार करना आवश्यक था। उपयुक्त कारणों से प्रेरित होकर बाबर ने पहले तो 1527 ईस्वी में अलवर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1528 में चंदेरी पर आक्रमण किया। राजपूतों ने बाबर का अत्यंत वीरतापूर्वक सामना किया, किंतु उनकी पराजय हो चुकी थी। 19 जनवरी 1528 को बाबर का चंदेरी पर अधिकार हो गया। बाबर ने चंदेरी में अहमद शाह को शासक नियुक्त किया। यानी चंदेरी पर भी बाबर ने अपना अधिकार कर लिया। ये हो गया चंदेरी पर अधिकार। नेक्स्ट, चंदेरी पर अधिकार होने से गंगा यमुना का दोआब जो उपजाऊ क्षेत्र था वो बाबर के पास आ जाएगा, उससे उनको लैंड रेवेन्यू अच्छा मिलेगा। दूसरा, राजपूताना पर नज़र रखी जा सकती है क्योंकि ये बीच में पड़ता है। नेक्स्ट, अगला है गागरा का युद्ध। बाबर ने ये चौथा और अंतिम युद्ध लड़ा था। गागरा का युद्ध। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी अफगानों को संगठित कर बिहार में बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहा था। यानी इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी, जो वापस अफगानों को संगठित कर बाबर के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहा था। अतः उसका दमन करने के लिए बाबर ने 2 फरवरी 1528 को बिहार की ओर रवाना हुआ। गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान सरदार बाबर से मिल गए। पहले भी बाबर से मिल गए थे, इस बार भी वापस आकर बाबर से मिल गए। अफगान उन्होंने दोनों बार विद्रोह कर दिया। नेताओं को बंगाल के शासक नसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, अतः बाबर ने नसरत शाह को चेतावनी दी, किंतु नसरत शाह ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः बाबर ने 6 मई 1529 को गागरा नदी के किनारे अफगानों का सामना किया। सामना करने के पश्चात अफगान परास्त हो गए तथा नसरत शाह से उसकी संधि हो गई, जिसमें नसरत शाह ने
बाबर के शत्रुओं को शरण देना स्वीकार किया था। यानी बंगाल का शासक जो नसरत शाह था, उसने अफगानों जो बाबर के विरोधी थी उनको संधि के माध्यम से शरण देने से इनकार कर दिया, यानी महमूद लोदी को उसने परास्त कर दिया। इस युद्ध के पश्चात अफगानों का साहस कुछ समय के लिए परास्त हो गया। बाबर के जीवन का भी यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य सिंध से बिहार, हिमालय से चंदेरी तक फैला हुआ था। इस प्रकार बाबर ने भारत में एक विशाल भूभाग का स्वामी था। जो काबुल, कांधार, फरगना का छोटा सा साम्राज्य था, वह अब विस्तृत साम्राज्य स्थापित हो गया। बहुत बड़ा साम्राज्य बाबर ने अधिकार कर लिया। बाबर की मृत्यु। पानीपत, खानवा, गागरा के युद्ध, चंदेरी के युद्ध के बाद भारत में उसका शासन सुदृढ़ हो चुका था, किंतु स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। बाबर अपनी युवावस्था से अत्यधिक शक्तिशाली था, किंतु अब बाबर के अंतिम दिन आ गए थे। 1530 ईस्वी में उसका पुत्र हुमायूं गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसके जीवन को बचाने के आसार कम दिखाई देने लगे। बाबर ने खुदा से दुआ की, यानी बाबर का स्वास्थ्य तो गिर रहा था, पर उससे पहले उसके पुत्र जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं, उसको असाध्य रोग हो गए थे। जो साधन उचित समय पर नहीं मिल पा रहे थे, वो बहुत बीमार था। तो बाबर ने खुदा से दुआ की कि हुमायूं के जीवन को बख्श दे, यानी मेरे पुत्र हुमायूं के जीवन को हे खुदा बख्श दे, तथा उसका जीवन ले, यानी वह स्वयं का जीवन उस पर ले ले। बाबर ने ये कहा, हुमायूं के जीवन तो बख्श दे, परंतु मेरा जीवन आप ले लो, परंतु मेरे पुत्र हुमायूं को बख्श दे। वास्तव में जैसे जैसे हुमायूं ठीक होने लगा, बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, तथा उसकी इच्छा के अनुसार उसको दफन किया गया। उसकी मृत्यु हुई संभल में था हुमायूं। 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को जब वह राजधानी गया, तो हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। क्लियर। नेक्स्ट बाबर के बारे में ही। बाबर ने जो समय समय पर जो कार्य किए, उसकी धार्मिकता के बारे में उसने कहे। उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो उसकी धार्मिकता की अंधता को दर्शाते हैं। जैसे बाबर ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका मानना था ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं होता, अतः उसका संरक्षण स्वयं को रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। यानी ईश्वर के संरक्षण में हमें, खुदा के संरक्षण में हमें रहते हुए हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाबर इसी कारण समस्त विजयों की व उपलब्धियों का श्रेय ईश्वर को ही दिया करता था, यानी खुदा को ही दिया करता था। किसी भी युद्ध में विजय होने पर वह खुदा को धन्यवाद दिया करता था। बाबर नियम से नमाज पढ़ता था तथा रमजान के दिनों में रोजे रखता था। पीरों पर भी उसका विश्वास था, अतः वह अक्सर पीरों की बाजार पर भी जाया करता था। यानी जो इस्लाम धर्म में जो महान संत हुए, उनकी जो मज़ारें थी, वहाँ पर भी वह जाया करता था। उनमें उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनमें विश्वास उनका अटूट था बाबर का। बाबर धर्म सहिष्णुता को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। क्लियर। राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध करते समय बाबर ने जिहाद, धर्म के लिए युद्ध का नारा दिया और अपने सैनिकों को उसने यह भी कहा था कि राणा सांगा काफिर है, अतः उसका सर्वनाश करना सैनिकों का कर्तव्य है। यानी जब युद्ध से, खानवा के युद्ध में मुगल सैनिक का हौसला टूट रहा था, तो बाबर ने कहा कि राणा सांगा काफिर है और उनका विनाश करना हम अपने सैनिकों का महान कर्तव्य है, अतः आप दुगने उत्साह से युद्ध लड़िए। और उसमें उसने जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म के लिए युद्ध की बात कही। राणा सांगा पर विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धर्म की राह का योद्धा की उपाधि धारण की, क्योंकि वह मानता है कि राणा सांगा काफिर था और उसने विनाश कर दिया, उसके राज्य का विनाश कर दिया, तो उसने गाजी की उपाधि धारण की।
जिसका अर्थ है काफिरों का नाश करने वाला, यानी गाजी की उपाधि का अर्थ है काफिरों का नाश करने वाला। संभल में हरि मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई, जहाँ उसका शिलालेख भी लगा हुआ है। यानी संभल में एक हरि मंदिर था, उसको उसने तुड़वा कर उसकी जगह मस्जिद बनवाई और जहाँ उसका शिलालेख भी लगा हुआ है। अयोध्या में उसने श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाई। इस राम मंदिर को मीर बाकी उसके सेनापति ने तोड़ दिया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा है। कर वसूलने में भी उसने हिंदू व मुसलमानों के बीच भेदभाव किया। उसके शासनकाल में चुंगी कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, यानी मुस्लिम जो वर्ग है उनसे किसी प्रकार का चुंगी कर नहीं लिया गया, बल्कि हिंदुओं से चुंगी कर भी वसूल किया गया। क्लियर। खानवा के युद्ध के पश्चात उसने राजपूतों के सिरों का एक बुर्ज बनवाया, यानी एक मीनार बनवाई। राजपूतों के सिर काट दिए थे युद्धों में, उनको काट कर उन्होंने एक मीनार बनवाई। वहीं उसके धर्म सहिष्णु होने के भी तर्क दिए जाते हैं, जिनमें राणा सांगा व मेहदी राय के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की तथा खानवा के युद्ध के पश्चात राजपूतों के मुंडों की मीनार बनवाई। किंतु उसने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए, उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया था। ऐसा माना जाता है कि वो उसके धर्म असहिष्णुता की बात नहीं है, वो इसीलिए बनवाई थी मीनार क्योंकि वह अपने सैनिकों में उत्साह और उमंग बढ़ना चाहता था, वह उसकी धर्मांधता का कारण नहीं था। संभल में मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाए जाने के विषय में भी विद्वानों का मत है कि बाबर ने स्वयं किया था और न ही ऐसा आदेश दिया था। इन विद्वानों का विचार है कि बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने किया था और उसी ने बाबर की ओर से शिलालेख लगा दिया होगा, यानी बाबर ने ऐसा कोई हर मंदिर को नहीं तुड़वाया, वो तो उसके सेनापति हिंदू बेग ने तुड़वाया और उसी ने मस्जिद बनवाई और उसका शिलालेख लगा दिया होगा। क्लियर। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने के विषय में प्रोफेसर राधेश्याम का मत है कि इस कार्य के लिए बाबर को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहिए। हो सकता है क्योंकि मंदिरों को तोड़ना बाबर की नीतियों में नहीं था। ऐसा मत समर्थन प्रोफेसर राधेश्याम भोपाल की स्टेट लाइब्रेरी में रखी हुई वसीयतनामे मकफी का उल्लेख करते हैं। इसमें बाबर द्वारा हुमायूं को परामर्श दिया गया कि विभिन्न धर्मों के प्रति अपने हृदय को स्वच्छ करें तथा प्रत्येक धर्म के रिवाज के अनुसार न्याय करें। इसमें गाय का वध न करें, वह मंदिर अथवा किसी धर्म पूजा स्थल को न तोड़ने के लिए हुमायूं को कहा गया था। यह बात भी उसने कही थी, यानी उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, पर जो भी हो इतिहासकारों के अपने अपने मत हो सकते हैं। क्लियर। फारस के सिया शासक शाह इस्माइल सफवी के साथ भी बाबर ने समझौता किया। यद्यपि सफवी सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। इस समझौते के द्वारा समरकंद में सिया मतों को प्रोत्साहित करने के लिए बाबर तैयार हो गया था। इस प्रकार बाबर की धार्मिक नीति विषय में परस्पर मतभेद हैं। बाबर की मृत्यु के बाद नेक्स्ट भारत में जो शासक बने उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले ये जो आपके सामने बाबर है, बाबर ने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, क्या क्या बातें कही, जो आपके सामने मैंने प्रमुख रूप से स्पष्ट रूप से बता दी। नेक्स्ट उसने बाबर ने 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की। साथ ही बाबर ने 1526 से लेकर 1530 तक वह भारत में रहा और उसने भारत के बहुत विस्तृत जो क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, आप वापस ध्यान दें। अगर कोई विद्यार्थी इस क्लास को भी अगर देखेगा तो उसके ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सर ने बाबर के बारे में क्या क्या पढ़ाया, और अभी तक जो पढ़ाया वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके अलावा भी। अब हम बाबर का मूल्यांकन भी करेंगे कि बाबर ने अपने जीवन काल में रहते रहते कौन कौन से विशेष बातें को ध्यान दिया, वो देखेंगे। देखिए जरा, ऐतिहासिक दृष्टि से बाबर की गणना विश्व के महानतम शासकों में होती है। वह अत्यधिक प्रतिभा संपन्न व योग्य व्यक्ति था। 12 वर्ष की आयु में उसने भीषण संकटों का सामना किया,
किंतु धैर्य और साहस को उसने नहीं खोया। ये उसके एक अतुलनीय चरित्र की विशेषता है। वह एक सिपाही, जन्मजात योद्धा, कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ एवं स्नेही पति व अपने गुणों का स्वामी था, जो किसी एक व्यक्ति में यह गुण बहुत कम पाए जाते हैं। बाबर असाधारण प्रतिभा संपन्न व योग्य व्यक्ति था। उसमें अनेक गुणों का समावेश था। उसके परिवार के कुछ ही लोग ऐसे थे। क्लियर? बाबर अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी सेनापति था। सैन्य पद्धति की उसकी नवीन दिशाएं थी। नई नई युद्ध पद्धति, बारूदों का प्रयोग बाबर ने भारत को अवगत कराया। छोटी सेना होते हुए भी उसने सैन्य संचालन व्यूह रचना के आधार पर राणा सांगा, इब्राहिम लोदी जैसे विशाल सैनिकों को भी, राजाओं को भी परास्त कर दिया। अपनी सैनिक योग्यता के पर ही उसने भारत में एक नवीन शासन व्यवस्था की नींव डाली। इस प्रकार मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी। लेनपुर ने लिखा है, बाबर ने भारत में अपना स्थान अमर कर दिया। इसका आधार है उसकी भारत विजय जैसे एक शाही वंश की स्थापना हुई। उल्लेखनीय है कि बाबर मात्र एक विजेता ही नहीं था, प्रकांड पंडित भी था। विश्व इतिहास में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो विजेता और विद्वान दोनों ही हो। बाबर इसी प्रकार के व्यक्तियों में से एक था। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा है, उसका साहित्य योगदान सैनिक उपलब्धियों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी उसने साहित्य के क्षेत्र में भी जो उपलब्धियां प्राप्त की है वो भी कोई कम नहीं है। जितना उसकी सैनिक विजयों को याद किया जाता है, उतनी ही उसकी साहित्यिक विरासत के लिए भी बाबर को याद किया जाता है। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में अपने विचारों को अत्यंत रोचक व शुद्ध शैली में प्रस्तुत किए हैं। यह तुर्की भाषा में लिखित है। इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि बाबर को भाषा पर पूर्ण नियंत्रण व अपने विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता थी। यानी एक व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी, स्वयं ने लिखी। मुगल वंश में दो ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। पहला बाबर था, दूसरा जहांगीर था। क्लियर? तो उसने लिखा तुजुके जहांगीरी, तो बाबर ने लिखा तुजुके बाबरी, और उन्होंने जहांगीर। और इन ग्रंथों के लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर की भाषा पर पूर्ण नियंत्रण था और उसे विचार अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता थी। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बाबर का विशिष्ट स्थान है। स्मिथ ने बाबर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अपने युग में बाबर एशिया में अत्यंत जाज्वल्यमान शासक था। वह किसी भी देश और युग के शासकों की कोटि में उच्च स्थान पर था। बाबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा हैदर का बाबर के विषय में कथन उल्लेखनीय है। हैदर मिर्ज़ा ने लिखा है, वह अपने गुणों के से वह अनेक प्रकार के गुणों से वशीभूत था। उसमें गणित, अगणित उत्तमताएं थी और सबसे बड़ी उत्तमता थी उसकी वीरता एवं मानवता। उसके परिवार में उससे पहले किसी में इस प्रकार के गुण नहीं थे। यानी उसमें अनेक उत्तमताएं थी, उसमें वीरता थी, मानवता थी, और ये वीरता और मानवता उसके परिवार में पहले किसी भी व्यक्ति में यह चीज़ें मौजूद नहीं थी जो मौजूद बाबर में थी। उसकी कौम में के किसी आदमी में इतना अद्भुत कार्य नहीं किया। यानी ये जो मिर्ज़ा हैदर है बाबर के भाई, वो ये कह रहे हैं कि उनकी कौम में बाबर से पहले किसी भी व्यक्ति ने इतना अद्भुत कार्य नहीं किया जितना कि बाबर ने किया। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, युद्धों को लड़ा, धैर्य नहीं खोया, साहस नहीं खोया। ये एक अजीब सा बोलते हैं ना, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था बाबर। क्लियर? ये बाबर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट याद रखना बच्चों, बाबर के बारे में जब क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो बाबर के पानीपत का युद्ध पहला था, दूसरा युद्ध खानवा का था, तीसरा युद्ध चंदेरी का, चौथा घाघरा का युद्ध था। क्लियर? जो इब्राहिम लोदी के भाई से लड़ा गया था। तो याद रखना, पानीपत का युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी
से लड़ा गया था, उसमें उसको विजय प्राप्त हुई थी। इस युद्ध के पश्चात ही भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई थी, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, जो 1526 में लड़ा गया था इब्राहिम लोदी से। और इस युद्ध में तुलगुमा नीति का उपयोग किया गया था, तोपखाने का प्रयोग किया गया था, जो भारत में एक प्रकार से नया था और इसके सामने सैनिक नहीं टिक पाए और सेना जल्द से जल्द तीतर बीतर हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, जो राजपूताना का शासक राणा सांगा था, उससे यह युद्ध लड़ा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय, जो राणा सांगा की ओर से लड़ा था, वो भी था। नेक्स्ट बच्चों, एक बात ध्यान रखना, कुछ बातें क्या है कि अलग से समझाई नहीं जाती, फिर भी मैं बता रहा हूं। बाबर की ओर से शेर शाह ने युद्ध लड़ा था। शेर शाह जो हुमायूं को हटाकर भारत की राजगद्दी पर आता है, वहीं सांगा की ओर से मालदीव भी युद्ध लड़ा था। बाबर की सेना में शेर शाह, जिसे फरीद शेर खां भी कहते हैं, शेर खां उसका बचपन का नाम था, नहीं बचपन का नाम तो फरीद था, और उसके बाद बहर खां लोहानी ने उसे शेर को मारने पर शेर खां की उपाधि दी थी। फिर शेर खां ने 64 और 20 ग्राम के पश्चात अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और शेर शाह कहलाया। ये था, उसने बाबर की सेना में रहकर बाबर के युद्ध कौशल को सीख लिया, और ये अफगान था। क्लियर? चंदेरी का गागरा का युद्ध और पानीपत का युद्ध अफगान शासकों से हुए थे, और इन्हीं की सेना में एक अफगान भी था जो मुगलों की सेना में था, और इसने मुगलों की व्यूह रचना और युद्ध कौशल रणनीति को समझ लिया था। और उसने बाबर की मृत्यु के बाद जब शासक बना था हुमायूं, तो हुमायूं को 64 और 20 ग्राम के युद्ध में उसने परास्त कर दिया। ये इधर आ गया। उधर ठीक प्रकार आप देखेंगे राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो अलग अलग दिशाओं में जाने लगे थे, अलग अलग हो गए थे, यानी अब उनमें एकता का अभाव हो गया था। अब राजस्थान में राणा सांगा के बाद अगर कोई शक्तिशाली शासक हुआ तो वह था मालदेव, जिसने सांगा से भी युद्ध नीति सीखी और बाबर से भी युद्ध देखा, और सांगा और शेरशाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। यानी बाद के जो युद्ध होंगे उनमें देखो उनके जो राजा थे, जो शासक बनकर युद्ध लड़ रहे थे, वो पहले ही आपस में टकरा चुके थे। इस बात का भी महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान रखना कि बाबर की सेना में शेरशाह, शेर खां, फरीद था, एक ही नाम है तीनों। वहीं दूसरी ओर राणा सांगा की सेना में मालदेव था, जो मारवाड़ का शासक था। और इस युद्ध में ही ये शेरशाह कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। यानी राणा सांगा ने भी के सेनापति जो सानिध्य में लड़ा था मालदेव, उसने इतना जोरदार आक्रमण किया था उसके सैनिकों ने कि शेरशाह को युद्ध क्षेत्र में ही नमाज पढ़नी पड़ी और कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि आगे चलकर बाबर के जो युद्ध लड़े गए थे उनसे ही भावी युद्धों के बीज विद्यमान थे। क्लियर? बाबर की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद उसे दफना दिया गया। नेक्स्ट जो आगे शासक बने उनका नाम था, क्या नाम था? हुमायूं बाबर के बाद 1520 में शासक बना। शासक बनने के बाद बाबर की मृत्यु के बाद उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और निरंतर युद्धों में रत रहने के कारण बाद में यह भोगविलासी हो गया। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो आपको अगली क्लास में बताए जाएंगे। पर याद रखना बच्चों, बाबर को मैंने पूरा का पूरा आपके सामने रख दिया है, पढ़ा दिया है। आप उसको इस क्लास के माध्यम से समझें और नहीं समझ में आए तो फ़ोन करें, क्लियर, या कमेंट्स लिख दें। मैं आपको इसकी और कोई परेशानी है तो मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। हुमायूं इम्पोर्टेंट है, तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा हुमायूं। तो आप लोग सभी हुमायूं अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।